सॉलिड को लिक्विड में सॉल्युबल करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मोलैलिटी ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये सारी की सारी आपके टेम्परेचर, प्रेशर सब पर डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट, ठीक है, विच कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक। देखो एक बार मैंने क्लास में आपको सैचुरेशन भी जैसा वर्ड इस्तेमाल किया था, ये क्या बोलता है, सॉल्युबिलिटी। अगर मैं डायरेक्टली एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, पानी में हम लोग चीनी घोलते रहते हैं, घोलते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसके बाद चीनी उसमें घुल नहीं रही है, मतलब पानी तो मैंने उतना ही रखा है, ठीक है, लेकिन बार बार उसमें चीनी ऐड करते रह रहे हैं, करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे और घुलते जा रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद चीनी अब और उसमें घुल नहीं रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट के बाद चीनी और उसमें घुल नहीं रहा है, वो पॉइंट क्या हो जाती है, उसकी सैचुरेशन हो जाती है, ठीक है। और जो मैक्सिमम अमाउंट है, जितना वो घुल चुका है उसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूट की, उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी। तो जैसे कि हम चीनी को अगर पानी में घोल रहे हैं तो सॉल्यूट क्या हो गया मेरा, चीनी हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया मेरा, पानी हो गया, और सॉल्यूशन क्या हो गया, चीनी और पानी का सॉल्यूशन बन गया। समझ में आ रहा है, यही पूरा का पूरा मेन चीज़ है सॉल्युबिलिटी। अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मैं देखूंगी क्या ये सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो मैं चेक करूँगी क्या ये सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया। बस यही चीज़ हमें चेक करनी है, जो मैंने उसमें घोलते जा रही हूँ बेटा, तो उसका इसका मतलब क्या कि टोटल जो सॉल्यूशन बना उसका कोई कंसंट्रेशन होगा, होगा कि नहीं। कंसंट्रेशन हम किसी में भी मेजर कर सकते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब जो है, ये सब के सब क्या होते हैं, इसके कंसंट्रेशन मेजर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारी चीज़ें सुनना ही है इससे, बस इसका सार यही ही है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आएंगे, डिफरेंट टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो क्या बोल रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अभी बताया सैचुरेशन क्या होता है, कि वो पॉइंट जिसके बाद और उसमें चीनी डाले तो पानी में वो नहीं घुलेगा, उस पॉइंट को उसका सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी पैराग्राफ है वो यही समझाने की कोशिश करें। तो इस वजह से उसने बोला कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, at a given temperature is defined as the amount of solid that dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature to form a saturated solution। क्लियर है, ठीक है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट की होती है वो मैक्सिमम होती है, अभी बताया, ठीक है। तो आप क्या अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड का जब मैं लिक्विड में घोल रही हूँ तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। पहला, नेचर ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऑब्वियस ही बात है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर जरूर अफेक्ट करेगा इस चीज़ को कि हम क्या घोल रहे हैं और किस में घोल रहे हैं। टेम्परेचर मैंने पहले ही बता दिया था, ये दो पार्ट इफेक्ट करते हैं। लेकिन कोई कोई प्रेशर भी लेता है, वायर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा जब अमाउंट में हो, इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट देता है। एक्चुअली वो बहुत बड़ी वैल्यू हो तब जाके ये इफेक्ट करती है, अनलेस ये नहीं करती है सॉलिड का, जब हम लोग लिक्विड में प्रेशर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या दोगे, एक तो नेचर किसका, सॉल्वेंट का और टेम्परेचर। देखो नोट्स हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं, पूरा पोथा कभी कभी भी नहीं लिखा जाता, याद करने के लिए भी ऐसे लिखा जाता है। मैं आप लोग को जब पढ़ाती हूँ तो इस वजह से इतना बड़ा पैराग्राफ लिखती हूँ कि आपको पता चलेगा इसमें से निकाल के क्या लिखना है। बताओ, इतने बड़े पैराग्राफ को मैंने बस यही 3 लाइन में लिखा है, ठीक है। आपको भी यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, कोई पोथा थोड़ा ना लिखना है, पढ़ोगे कैसे जब पोथा लिखोगे एग्जाम के टाइम में, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ द सॉल्वेंट क्या बताता है, देखो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट ये बताता है कि जो पोलर होते हैं वो पोलर को घोलते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर को बोलते हैं। अब पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मान लो कि बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन में आपका क्या कहते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में आपका बेंजीन अच्छे से खुलेगा, ठीक है। या आप कोई नॉन पोलर ले लो ना, सीधा सीधा इथेन ले लो, इथेन या मीथेन, ये सारी गैस होती हैं, ठीक है। तो अगर सबसे अच्छा तो नैप्थलीन ले लो, नैप्थलीन आपको इजीली घरों में भी मिल जाएगा, नैप्थलीन इजीली आपके बेंजीन में घुल जाएगा, ठीक है। नैप्थलीन जो है इजीली आपके बेंजीन में घुल जाएगा, दोनों ही नॉन पोलर है। लेकिन अगर नैप्थलीन को आप पानी में घोलना चाहो, घुलेगा नहीं घुलेगा, बिकॉज एक पोलर है, पानी क्या होता है, पोलर होता है। तो इसी तरह पोलर में घुलना चाहेगा, नॉन पोलर में घुलना चाहेगा, इसलिए बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या बोलते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप लिखो इसे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या करता है, एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है सॉल्युबिलिटी पर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट कैसे डालेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी को जो हम मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन से मेजर करते हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन से जब हम कह रहे हैं मेजर करते हैं तो मोलैरिटी और ये सारी चीज़ों से मेजर करते हैं। और हम जानते हैं कि मोलैरिटी ये सारी चीज़ें क्या होती है, टेम्परेचर इफेक्टिव होते हैं।
टेम्परेचर से इफेक्ट करते हैं। इस वजह से जो आपका टेम्परेचर है सॉल्युबिलिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है ये देखो, ये आपका ग्राफ है। कुछ क्या करते हैं, कुछ ऐसे जाते हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये इफेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर हम लोग देखें कैसा ट्रेंड दिखाई देता है कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट्स की इंक्रीज करती है जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे मानो कि ये अगर टेम्परेचर की ग्राफ है, ये आपकी सॉल्युबिलिटी की ग्राफ है, तो देखो ये सारे स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो इसमें मैंने वेराइटीज़ होते हैं, देखो मैं इस चीज़ को भी एकदम क्लियर बता रही हूँ। टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है, एक टेम्परेचर इफेक्ट 3 तरह के होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी घट गई। और एक टेम्परेचर इरेगुलरिटी होती है, इरेगुलर, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा कभी बढ़ती है कभी घटती है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ाएंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है इसमें इस वजह से होता है बेटा जी, क्योंकि यहाँ पर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है ऐसे सब्सटेंसेस का वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक यानी कि डेल्टा एंथैल्पी जो सॉल्युबिलिटी की है वो ग्रेटर दैन जीरो होती है, ग्रेटर दैन जीरो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। तो फॉर एग्जांपल तुम लिख सकते हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट रिवर्सिबल है सॉल्यूशन के। एग्जांपल आपका लिख सकते हो जैसे कि आपने मान लो सोडियम नाइट्रेट लिया या कोई पोटेशियम नाइट्रेट लिया या अमोनियम नाइट्रेट लिया, ठीक है, और उसको हम लोग उसी में सॉल्यूबल कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट लिया। इन सब का यही पैटर्न है कि जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती रहेगी। तो नेक्स्ट देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज। पहले वाला जो था बेटा, यहाँ पे देखो ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज से इंक्रीज हो रही है, ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल को करता है, फॉलो भी करता है। लेकिन जब आप इधर वाले पे आओगे, इधर वाले पे यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज करती रह रही है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि डेल्टा एच जो सॉल्यूशन का है वो क्या है आपका, क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी है कि द सॉल्यूशन, जैसे कि आपका लिथियम सल्फेट हो गया, सेलेनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम के सॉइल्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या ट्रेंड को शो करती है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है विद राइज इन टेम्परेचर। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो डिसॉल्यूशन होता है एंथैल्पी, वो क्या होता है, नेगेटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो नेगेटिव क्वांटिटी का पॉजिटिव क्वांटिटी में हीट इधर होगा, नेगेटिव क्वांटिटी में हीट इधर होगा, तो ये इक्वेशन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी आपके ली चैटेलियर प्रिंसिपल को बोलता है कि जैसे जैसे डिसॉल्व होता है तो एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, और जैसे जैसे एवोल्यूशन ऑफ हीट होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगती है, और ये भी ली चैटेलियर प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसका ग्राफ देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ये इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो जो ये डिक्रीमेंट होता है बेटा जी, कभी कभी दो टाइप्स के होते हैं। क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, या कुछ में क्या होता है कि शुरुआत से ही डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि कंटिन्यूस इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या एक डिसकंटिन्यूटी आती है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि लिखना क्या है आपको कि इरेगुलर बिहेवियर क्या कह रहा है, इरेगुलर बिहेवियर कह रहा है बेटा जी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, मानो कि जैसे कि आपके सोडियम सल्फेट हो गया, सर्टेन टाइम पर तो टेम्परेचर के साथ बढ़ते बढ़ते उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, फिर एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, और डिसकंटिन्यूटी के बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो कर्व नीचे जाती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। तो अगर कभी एग्जाम्पल ये पूछ ले कि इरेगुलर बिहेवियर शो कर रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, तो आप किसका एग्जाम्पल दोगे, आप सोडियम सल्फेट का एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यू होकर घटने लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये उसका रिएक्शन होता है उस टाइप के सब्सटेंस का, ठीक है, और ये उसकी ग्राफ, क्लियर। तो बस नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैंने अभी बताया था प्रेशर बहुत ही कम इफेक्ट करता है, तो इनसिग्निफिकेंट ही है उसका जो इफेक्ट है, वो अमाउंट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा है, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं बेटा, आप क्या लिखोगे बेटा जी क्यों मैं क्या कह रही हूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कह रही हूँ, ठीक है। नेग्लिजिबल होता है या बोल रहे हो कि इनसिग्निफिकेंट होता है, क्यों, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होने के कारण वो ज़्यादा प्रेशर का इफेक्ट नहीं डालते। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर 500 ATM प्रेशर डाला जाए, सिंपल सा हम लोग NaCl का वाटर में सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ओनली आप 2.3% उसके सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, अब गैस को लिक्विड में घोलना है। पहले हम लोग क्या किए थे, सॉल्यूट को लिक्विड में घोले थे, अब हम लोग गैस को लिक्विड में घोलेंगे, ठीक है। देखो क्या है गैस कैसा भी है, होमोजिन, मतलब देखो अगर मान लो कि होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है, जैसे कि मान लो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमें पानी में घोलना है, सिंपल सा ऑक्सीजन को पानी में घोलना है, तो ये कैसा सॉल्यूशन बनाएगा आपका, होमोजीनियस। होमोजीनियस मैंने बोला था ना, फिजिकल बैरियर नहीं होता है दोनों को सेपरेट करने का,
ठीक है। तो उसी तरह ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे कि ये क्या इफेक्ट क्या कर रहा है, जैसे मान लो इसमें मेन जो है हमारा वो काम है क्या, कि वॉल्यूम ऑफ गैस अगर एसटीपी में दिया है, अगर उसको फिक्स वॉल्यूम इन लिक्विड में डिजॉल्व करना है और सैचुरेटेड एक टेम्परेचर में सैचुरेशन में उसको बनाना है, यही होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का। सम गैसेज ऑल्सो सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक दिस। ठीक है। तो मेनली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड कैन बी एक्सप्रेस्ड क्या है, कि कितना वॉल्यूम मैंने गैस का लिया, जो कि एक फिक्स वॉल्यूम लिक्विड में मैंने उसको सैचुरेशन पॉइंट तक सॉल्युबल किया एक गिवन टेम्परेचर में, यही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को लिक्विड है। उसका ग्राफ कैसा होता है बेटा जी, ऐसा होता है। इधर आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर लीटर ले लो, सॉरी पर 100 ग्राम ले लो, और इधर टेम्परेचर ले लो। ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है। इफेक्ट क्या क्या करता है, नेचर का, गैस का और सॉल्वेंट का, टेम्परेचर का और प्रेशर। प्रेशर है और गैस है, इफेक्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड्स की तरह नहीं होते इनकम्प्रेसिबल, दे आर कंप्रेसिबल, दैट्स व्हाई दे पुट अ सिग्निफिकेंट रोल इन द योर सॉल्युबिलिटी। कौन? प्रेशर। ठीक है, क्लियर है ना। तो आपको क्या लिखना है बेटा जी, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैंने एक पिस्टन टाइप का लिया है, ठीक है, मतलब एक जार टाइप का लिया है, उसमें मैंने लिक्विड्स छोड़ा है और इसमें ये गैसेज है। अब इसको यहाँ पर लॉक किया गया है पिस्टन सिस्टम से, उसके ऊपर वेट रख दिया गया है। अब जैसे जैसे मैं वेट को बढ़ा, पहले यहाँ पर था, अब जैसे मैंने वेट को बढ़ाया बेटा जी, तो ये चीज़ें कंप्रेस हुई ना, चीज़ें और ज़्यादा टकराई, और ज़्यादा टकराई। इसका मतलब क्या, कि वो इंक्रीज़ हो गई घुलने के लिए। ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड दिस बिहेवियर इज अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी ग्लास में बढ़ती जाती है, क्योंकि वो और ज़्यादा कंप्रेस्ड होने लगता है, और कंप्रेस्ड होने के कारण पर यूनिट एरिया कम बचा रहता है और वो उसमें घुल जाता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्या बोला है कि जो कंसंट्रेशन होती है, जो डिजॉल्व गैस की, वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है जितना प्रेशर उसमें लगाए हैं। यानी कि अगर मान लो जो गैस है उसका कोई कंसंट्रेशन है, वो प्रोपोर्शनल होगी आपके प्रेशर की। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कि कैसे हम लोग, एक हेनरीज लॉ होता है, ठीक है, इसमें हम लोग को एक हेनरी लॉ पढ़ना है। और ये हेनरीज लॉ क्या कहता है, कि जो मास गैस की डिजॉल्व हुई है पर यूनिट वॉल्यूम, किसका, सब्सटेंस का, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, जब आप इक्विलिब्रियम रखते हो सॉल्यूशन का साथ। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मानो कि मैंने O2 गैस को अगर पानी में घोला है, लिक्विड में सपोज करो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कि मान लो मैंने O2 गैस का कोई मास लिया था, ठीक है, कोई मास था सॉल्यूट का। अब इसको जब हम किसी लीटर पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में सोल्व कर रहे हैं, तो प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट वैल्यू पर रखना है, और जो प्रेशर लगाया था, ठीक है, गैस का जो प्रेशर था वो प्रोपोर्शनल था। ठीक है, इससे को लेकर, यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मास इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो मास है वो मास उसके अप्लाइड प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाने के लिए के लगाते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए। तो यही हमारा हेनरी लॉज है, और ये कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन द इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। वो जो प्रेशर होगा ना, वो प्रेशर गैस के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगा। ठीक है। और यही हेनरीज लॉ भी होता है, ये हेनरी का लॉ है। ठीक है। तो अब देखो, कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो m होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर P के। ठीक है। और ये m क्या होता है, ये m होता है वो मास किसका, गैस का, जो डिजॉल्व है आपके यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में। ठीक है। तो हम देखेंगे इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाने के लिए m इजिकल टू k। क्लियर। फिर हम लोगों ने ये तक पूरा किया था। तो फाइनली हमने ये कहा था कि जो मोल फ्रैक्शन है ऑफ द गैस ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है। मोल फ्रैक्शन जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के प्रोपोर्शनल है ओवर द सॉल्यूशन। इस वजह से ये हो गया, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाने के लिए k डैश कर लाया, तो p इजिकल टू ये हो गया, तो p इजिकल टू KH(x). यही तुम्हें याद रखना है। और ये KH क्या होता है बेटा जी, KH होता है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है। इस चैप्टर के मैक्सिमम सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़ा इस लास्ट तक जब पहुंचेंगे आज की क्लास में, तो जो कुछ डेफिनेशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियर ड्रॉप्स, इन सब चीज़ों से पूछा जाता है। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि पीछे का कैसे पढ़ेंगे, तो ये मेकअप करवाया जा रहा है। ठीक है। तो मेनली आपका क्या है, P इजिकल टू KH(x), यानी कि जो प्रेशर है वो आपके एक कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर है। इस वजह से हम हेनरीज लॉ को ये भी कह सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यही इसका मेन आपका मोटो है। और KH का यूनिट क्या हो जाएगा, KH का यूनिट जो प्रेशर का यूनिट है, बार हो जाएगा या ATM हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसका ग्राफ देखो, यही बताना चाह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन। अब इसने लिक्विड टू लिक्विड, जैसे कि HCl को अगर इसने साइक्लोहेक्सेन में मिक्स किया है, तो किसका लेते हैं हम लोग, सॉल्यूट का मास लेते हैं ना, तो उसी से उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इसका मतलब ये मोल फ्रैक्शन किसका है, HCl का है, और ये उसका वेपर प्रेशर है।
HCl गैस का वेपर प्रेशर है और ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, क्लियर है ना। अब मेन इसका क्या है, KH है जो कि इसका हेनरी कांस्टेंट होता है। ये बोलता है कि जो ये हेनरी कांस्टेंट है डिपेंड करती है कि कौन सा गैस है, मतलब नेचर ऑफ गैस से डिपेंड करती है और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर प्रेशर पर वो बताती है, मतलब इसको डिफाइन करने से पहले हमें एक पर्टिकुलर प्रेशर बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ पर्टिकुलर प्रेशर लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। क्यों ऐसा है बताओ, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है P इज इक्वल टू KH x, x क्या है, मोल्स। ठीक है, तो हम ये क्या देख रहे हैं, KH जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, 1/x के, या आप ये भी कह सकते हो कि x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/KH के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये बात आ गई तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि अगर हायर वैल्यू है KH की तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस में, लिक्विड में कम होगी। ठीक है, तो और तीसरा ये बोल रहा है कि जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस जो होती है डिक्रीज करती रहती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है, जैसे कि, और यही रीज़न है बेटा जी कि जो मछलियाँ होती है, जो एक्वाटिक स्पीशीज़ होती है, वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है रैदर देन आपके वार्म वाटर में। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, गिव द रीज़न व्हाई एक्वाटिक स्पीशीज़ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रैदर देन इन हॉट वाटर। तो आप यही कहोगे कि जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिकेटिंग दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करने लगेगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो मछलियों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी कि नहीं, दिक्कत होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब दिक्कत होगी तो वो ठंडे पानी में ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस KH जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी बहुत सारी गुड थिंग्स भी हैं जो हमें मिलती हैं। ये जो हेनरीज लॉ है ना, उस हेनरीज लॉ के कुछ आपके लिमिटेशंस होते हैं। देखो, देयर इज़ ऑलवेज लिमिटेशंस, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री। ठीक है, और हमें उसी एक्सेप्शंस को पढ़ना होता है मैंने। ठीक है, तो अब हेनरीज लॉज में आपके लिमिटेशंस क्या है। देखो, हेनरी लॉ का प्रॉब्लम आता है जब प्रेशर लो होता है। ठीक है, अरे सॉरी, जब प्रेशर हाई होता है तो इस लॉ का एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाता है। लो प्रेशर में तो ये ठीक ठाक है। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर में क्या कहता है कि हाई प्रेशर में जो लॉ है, लेस एक्यूरेट एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ कंसिडरेबल डेविएशन। मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, KH है, KH है ना। तो इस KH का क्या है, हम लोग जानते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मोल फ्रैक्शन को प्रेशर से। ठीक है, तो जब प्रेशर लो रहेगा तो ये ठीक से काम करेगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती है प्रेशर की, तब ये इनएक्यूरेट होने लगता है। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं है, गैस जो है हाईली सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल एंड गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट और डिसोशिएट्स और एसोशिएट इन द सॉल्वेंट। मतलब गैस रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, या वो सॉल्वेंट में घुलने के बाद ना ही डिसोशिएट होना चाहिए, ठीक है, और ना ही एसोशिएट होना चाहिए। डिसोशिएट जैसे, डिसोशिएट का मतलब है टूटना, जैसे H2O टूटता किस में है, H+ और O+ O2- आयंस में टूटता है ना, उसी तरह ये बोला जा रहा है कि आपका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, केमिकली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, गैस जो है हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ टेम्परेचर ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, और ये जो है हाई प्रेशर के लिए वैलिड नहीं है। ये सारे इसके क्या है, लिमिटेशंस हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट, अब जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रो वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अगर बबल किया गया है वाटर के साथ N2 को कितने टेम्परेचर पर, 293 केल्विन टेम्परेचर पर, तो मिलीमोल्स पूछा है। एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ इतना बार, KH की वैल्यू दी हुई है इतनी। कैसे करेंगे, तो पहले मोल फ्रैक्शन, जब हमारे पास KH की वैल्यू है, जब हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, मोल फ्रैक्शन होता है, याद रखना, मोल फ्रैक्शन होता है बेटा जी, क्योंकि मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन अलग चीज़ होती है, हम लोग जस्ट अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बोला है मान लो इसके n नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन 1 लीटर में डिजॉल्व है, और तो उसमें क्या है, कंटेन्स इतना मोल्स, तो यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको ऐसे ले सकते हैं, तो हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, हम लोग और करेंगे, डोंट वरी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए मैंने करवा दिया। क्या है बेटा जी, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा, अब ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है इज इतना, मतलब ये जो है KH की वैल्यू दी हुई है, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, KH की। ठीक है, इतना एटीएम एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर इज, प्रेशर भी दिया है। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। अच्छा, अब बताओ मोल्स पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी होती है ना। ठीक है, और हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है वो किसके बेसिस पर है, मोल फ्रैक्शन के बेसिस पर है ना, ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर एट। पहले तो इन सब चीज़ों से हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन मेरे पास इतना आया। अब मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में चेंज करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इसमें वाटर भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, और ये बोल दिया है कि ये सबसे अप्रॉक्सीमेटली खाली मोल फ्रैक्शन वाटर का इसलिए होगा क्योंकि इसमें उसकी मात्रा कम है ऑक्सीजन की, इसलिए इसने ये चीज़ लिखा है। ठीक है,
ये चीज़ समझ में आई है क्यों लिखा है? तो फिर हमने इससे ये निकाल लिया और फिर हमारी मोलारिटी तो ईजिली निकल जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, ड्राई एयर कंटेन्स इतना नाइट्रोजन, इतना ऑक्सीजन, डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ N2O2 इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व इन वाटर एट 1 atm प्रेशर। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2O2 इन वाटर दिया हुआ, एक तुम्हारा N2 का है, एक तुम्हारा O2 का है। तो इन दोनों प्रेशर से मैं दूसरी चीज़ निकाल लूँगी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या किया है, 1 × 79/100 वो सब ATM में प्रेशर में चेंज करने को कहा है। फिर अप्लाई किया हेनरी लॉ, मल्टीप्लाई करके इसका मोल फ्रैक्शन निकाला, इसका मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल फ्रैक्शन को प्रपोर्शन किया तो आपका रेशियो निकल गया। समझ गया, ईजी था ना? चलो इसको करो। बोल रहा है कि H2S गैस अ टॉक्सिक गैस है विद रोटेनिक स्मेल। ओके, इट इज़ यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इफ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP, वाटर में H2S की सॉलिबिलिटी जो है 0.195, ठीक है, तो कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोला है, ये इतना क्या है 0.195 m, यानी कि उसकी मोलैलिटी दी हुई है। क्या दिया हुआ है? मोलैलिटी। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा जी? तो मैं कहूँगी भैया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इज इक्वल टू आपका 0.195 मोलैलिटी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 0.195 मोल्स इन 1 kg, राइट, ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है इसका? वाटर है। सॉल्वेंट क्या है इसका? वाटर है। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट वाटर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा, और यानी कि ये 1000/18 इज इक्वल टू 55.55 मोल्स। ठीक है, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन जो होगा ऑफ H2S गैस इन आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस 55.55। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाती है आपकी 0.0035। अब प्रेशर जो है आपका, प्रेशर जो है वो एट STP है, यानी कि कितना है? 0.987 बार। ठीक है, तो अप्लाई करो हेनरीज लॉ, अप्लाई हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, तो ये क्या हो जाएगा कि P ऑफ H2S प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ H2S। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लॉइज दैट KH जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0.987 डिवाइडेड बाई 0.0035, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा? 282 बार आ जाएगा। ठीक है, 282 बार। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। चलो इसे नोट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस। हेनरी लॉ का कांस्टेंट इतना दिया हुआ है एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर 500 ml में व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM। ये वो कोल्ड ड्रिंक वाला सोल्यूशन आपका बोल रहा है जहाँ पे CO2 को कोल्ड वाटर्स में घोला जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? बताओ, कहाँ से स्टार्ट करें? तो सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटीज़ है वो हम देखेंगे। तो गिवन क्वांटिटीज़ में हमारे पास क्या है? KH इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻, कितना दिया हुआ है? 8। ठीक है, उसके बाद आपका बोला गया है कि जो प्रेशर CO2 का है वो आपका 2.5 ATM है, 2.5 ATM है, और ये दिया गया है 2.5, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पास्कल में चेंज हो जाएगा। पास्कल में चेंज हो गया। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने वैल्यू पर। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़, और वो है x ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 101325, और ये है 1.6 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.517 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करना है बताओ? अब हमें एक्चुअल में क्वांटिटी, अब कैलकुलेट द क्वांटिटी निकालनी है बेटा। तो यानी कि हमें मोल फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मोल फ्रैक्शंस की। तो हम करेंगे क्या, मैं दूसरा चेंज कर रही हूँ क्योंकि इतना तो ये पहले टाइप से हम लोग के पास था। इसके बाद मैं कहूँगी कि भैया जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप होता है वो है CO2 डिवाइडेड बाई NH2O प्लस NCO2। ठीक है, ओके। और क्योंकि एक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एक की मात्रा बहुत कम है, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ। और इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1.517 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि फॉर 500 ml ऑफ सोडा वाटर में प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई 18, और ये हो जाएगा 27.78 मोल्स। याद रहे। तो इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब होगा NH2O जो है आपका 27.78 मोल्स है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे क्या कि जो हमारा NCO2 है
डिवाइडेड बाई 2 7.78 इज इक्वल टू 1.517 इंटू 10⁻³ ठीक है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि NCO2 जो होगा वो आपका 27.78 इंटू 1.517 इंटू 10⁻³ मोल्स। क्लियर है। यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि 42.14 इंटू 10⁻³ इंटू 44 ग्राम इज इक्वल टू आपका 1.854 ग्राम। ठीक है, हो जाएगा ना, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलो बेटा जी अब इसको लिखिए आप। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, जब हम सॉल्यूशंस बनाते हैं ना बेटा, हाँ, जब हम सॉल्यूशंस देखते हैं तो हम सॉलिड सॉल्यूशंस भी एक टाइप का सॉल्यूशंस देखते हैं। अब सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, देखो सॉलिड्स में क्या होती है, पैकिंग बहुत आपकी क्लोज होती है कि नहीं सॉल्यूशंस में। तो जब सॉल्यूशन में पैकिंग क्लोज होगी तो उसका जो सॉल्यूट पार्ट और सॉल्वेंट पार्ट, सॉल्यूट पार्ट और सॉल्वेंट पार्ट दोनों का जो फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, अब जब दोनों का ही फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो इस तरह से हमने दो तरह के देखे हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूट्स और एक इंस्टिट्यूशियल सॉलिड सॉल्यूट, सब्स्टिट्यूशनल और इंस्टिट्यूशियल। अब ये नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, पर मैं आपको फिगर और अच्छे से दिखाऊंगी। अब इसमें सब्स्टिट्यूशनल क्या होता है, इसमें ऐसे आयंस या मॉलिक्यूल्स या एटम्स किसी एक सब्सटेंस में प्लेस होते हैं उसके क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है, उसमें उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। क्लियर, जैसे कि मान लो ब्रास, ब्रास जो है सबसे कॉमन एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का। किससे बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है। ठीक है, ब्रास जो है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, ये बनता किससे है, कॉपर और जिंक से। क्लियर है। इसी तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये देखो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड, ये वाला देखो यहाँ पे बीच बीच में सब्स्टिट्यूट किया गया है कि नहीं, बीच बीच में सब्स्टिट्यूट किया गया है सॉलिड पार्टिकल्स को। इसी तरह आपके पास इंस्टरटिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। इंस्टरटिशियल सॉलिड सॉल्यूशन मतलब ये सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है एकदम क्रिस्टल लैटिस की तरह बने हुए रहते हैं। क्रिस्टलाइन अगर वो हो रहे हैं, जरूरी नहीं है सारे सॉलिड आपके क्रिस्टलाइन हो, पर जो मैक्सिमम आपके सॉलिड क्रिस्टलाइन अगर हो रहे हैं तो उनकी पैकिंग क्या होगी, एकदम प्रॉपर होगी। तो देखो इनकी प्रॉपर पैकिंग है, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो उनके बीच बीच में आके बैठ गए हैं इंस्टिट्यूशियल साइड पर। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड सॉल्यूशंस जो कि इंस्टिट्यूशियल साइट्स पर आके बैठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंस्टिट्यूशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। अब इसके एग्जांपल कैसे होंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फॉर्म बाय प्लेसिंग एटम्स ऑफ 1 or 2 वॉइड्स इन द इंस्टिट्यूशियल लैटिस ऑफ द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है। सबसे अच्छा एग्जांपल का WC का, ठीक है, जो कि एटम्स तो अरेंज है किसमें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैटर्न में, ठीक है, विद कार्बन एटम्स इन द ऑक्टाहेड्रल होल्स। ठीक है, उस पर आके वो बैठ जाते हैं। क्लियर है। ओके, टंगस्टन कार्बाइड काफ़ी हार्ड मटेरियल भी होता है, ठीक है, कटिंग वटिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स का क्या होता है, अब ये वेपर प्रेशर लिक्विड किस पे डाल रहे हैं, प्रेशर सॉल्यूशंस पर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड क्या है, यानी कि ये देखो ये है वेपर, ये है लिक्विड। अब ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में है। ठीक है, तो यानी कि जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इज एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है बेटा जी, देखो मैंने अभी आपको बोला ना ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि आप कहोगे कि यहाँ पर गैस है, मतलब वेपर्स है, यहाँ पर लिक्विड है। अब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, तो उस इक्विलिब्रियम अटेनमेंट के टाइम पे एक निश्चित टेम्परेचर T होगा, कोई भी निश्चित टेम्परेचर T होगा, और वो T टेम्परेचर पर ही इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, और वो आपस में इक्विलिब्रियम पर, तो जो प्रेशर वेपर लिक्विड पे कर रहा है उसी को हम वेपर प्रेशर कह सकते हैं। ठीक है, हम हर चीज़ को वेपर प्रेशर नहीं कह सकते, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही जो वेपर प्रेशर डालता है, किस पर डालता है बेटा जी, लिक्विड के सरफेस पर डालता है। किसके सरफेस पर, ये जो लिक्विड है ना इसकी सरफेस पर जो डालता है उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये इतना बड़ा पुथा हमको नहीं करना है, ठीक है, जो एग्जाम में आएगा वही करेंगे। चलो ये वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिखिए।